हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। बच्चों चैप्टर नंबर 4 आज फाइनली हमारा कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, फ्रेंचाइजिंग के बारे में पढ़ा था बच्चों की फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। इसके बाद हमने बच्चों देखा था मर्जर्स क्या होते हैं और फिर हमने देख लिया था एक्विजिशंस क्या होते हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि मर्जर एंड एक्विजिशन फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है ना, और बाकी ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ना बच्चों, वैल्यू एडिशन, मूविंग अप द वैल्यू चेन, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रीजन फॉर फेलियर ऑफ एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। एक एक करके पढ़ेंगे, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट आ रहा हमारे पास, अनरियलिस्टिक प्राइस फॉर द टारगेट। सिंपल वर्ड्स में एक बात बोलूं मैं आपको, हमने कोई चीज महंगी खरीद ली तो बाद में अफसोस तो होगा ही होगा। कोई चीज की कीमत थी 100 रुपए, अगर उसके हम 500 रुपए देकर आएंगे तो बाद में क्या लगेगा, महसूस क्या होगा, लुट गए। तो वही चीज यहाँ पे दे रखा है कि जब भी एक कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी को खरीदती है तो ऑब्वियस ही बात उसे कुछ प्राइस लगाएगी। और कभी कभार क्या होता है, प्राइसेस ज्यादा पे हो जाते हैं, गलती से हो जाते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, या कुछ भी कारण से पैसा बहुत ज्यादा देते हैं। क्या सोच के पैसा ज्यादा देते हैं कि इतना देंगे तो इतना तो कमा लेंगे, यही सोच के देते हैं, हाँ या ना। क्या बोलते हैं, अपन ज्यादा पैसे क्यों खर्च करते हैं, ज्यादा कमाने के लिए। तो होता क्या है, बाद में उतना पैसा अपने पास रिकवर नहीं होता है और फिर बहुत दुख होता है। जो कंपनी खरीदी गई उसको तो मजे आ गए, उसके पास तो पैसे आ गए, लेकिन जिस कंपनी ने खरीदा वो रोती है कि यार हमने ज्यादा पैसे दे दिए, दिक्कत हो गई। इसलिए बच्चों इसको तो एक नाम और दिया जाता है, दैट इज विनर कर्स। मतलब ये जीतने का श्राप। क्या आपने कंपनी खरीद तो थी, लेकिन आपको श्राप क्या मिल गया, आपने उसको महंगा खरीद लिया। ये बात समझ में आगे नहीं आ गई। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं इसके बारे में। तो क्या दे रखा है कि हम क्या करते, खरीदने के समय वैल्यू करते टारगेट कंपनी के एसेट्स के बारे में, और फिर क्या करते हैं, उसको प्राइस पे करते हैं। अक्सर ये पाया जाता है कि जो प्राइस पे करी गई है वो जरूरत से ज्यादा दी जाती है इन कंपैरिजन टू जो दी जानी चाहिए। ठीक है, जो टारगेट कंपनी होती है उसके शेयर होल्डर के तो मजे आ जाते हैं, लेकिन जो एक्वायरर कंपनी होते हैं जब वो लूजिंग साइड में आता है, मतलब वो हार जाते हैं। और अल्टीमेटली उनको ही बर्डन क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है कि यार एसेट्स बैलेंस शीट तो इतनी हैवी दिखाई दे रही है, अपनी इतनी चीज महंगी खरीदी है, लेकिन सेल तो हो ही नहीं रही है। ये बात समझ में आ गई। बस यही होता है कि कभी कभार जल्दबाजी खरीदने के चक्कर में हम कुछ ज्यादा ही प्रीमियम, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देते हैं, और इसी को बोला जाता है विनर्स कर्स। ये बात समझ में आ गई, ओके। और ये गलती आज पता नहीं लगती है, सालों साल बाद पता लगती है कि अरे वाह क्या ही हुआ। तो बच्चों एक नंबर में सवाल आ सकता है कि बताइए विनर कर्स, विनर्स कर्स कौन से पॉइंट को बताता है फेलियर को। तो आप क्या बोलोगे, ओवर प्राइस या अनरियलिस्टिक प्राइस पेड फॉर द टारगेट। टारगेट मतलब टारगेट कंपनी। सेकेंड नंबर बच्चों हमारे पास क्या आता है, डिफिकल्टी इन कल्चरल इंटीग्रेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, यही अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब एक कंपनी में काम करने का तरीका अलग होगा, उनके लीडर्स अलग होंगे, लोगों से बातचीत करने का तरीका अलग होगा, और दूसरी कंपनी का भी अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है, दो कंपनीज या दो ऑर्गेनाइजेशन सेम तरीके से तो काम करेगी नहीं, अलग अलग लोग हैं तो अलग तरीके के बिहेवियर होते हैं। बट द सीन इज कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेते हैं तो होता क्या है, सब लोग अब एक ही कंपनी के अंडर में काम करेंगे, हाँ या ना, बिल्कुल सही। लीडरशिप किसकी होगी, जिसने खरीदा उसकी कंपनी के होंगे। तो बाई चांस अगर तौर तरीके नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तब क्या होगा, लोग छोड़ के जाना चालू कर देंगे, लोग काम नहीं करवा पाएंगे, ना लोग काम कर पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो बताऊं कब होती है, जब आप किसी इंटरनेशनल कंपनी को खरीदते हो, या आपने किसी बाहर के देश की कंपनी को खरीदा, वहां का तौर तरीका अलग, यहाँ का तौर तरीका अलग, तो दिक्कत होगी ही नहीं होगी। तो बस यही प्रॉब्लम होती है जब आप कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हो या तौर तरीके आप नहीं कर पाते हो। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो क्या दे रखा है, कोई भी मर्जर होगा या दो से दो ज्यादा कंपनी इन्वॉल्व होंगी, हर कंट्री के अंदर अपने अलग डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर होते हैं, अलग अलग स्टाइल ऑफ डीलरशिप होता है, और अलग कस्टम, हम अपने कंज्यूमर से क्या चाहते हैं, और अलग अलग तरीके से काम होता है। क्या बोला मैंने, अलग कॉर्पोरेट कल्चर होगा, अलग तरीके की लीडरशिप होगी, एम्प्लॉय से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होगी, और काम करने के तरीके भी अलग अलग होंगे। दिक्कत यह है कि अगर आपने सही तरीके से इंटीग्रेशन नहीं किया, अगर आपने सही तरीके से लोगों के संग डील नहीं करा, तो ये आपका जो मर्जर या फिर एक्विजिशन हुआ है एक डिजास्टर माना जाएगा।
कांड माना जाएगा एक तरीके का। ये बात समझ में आई। सबसे मेन चीज क्या होता है कि आपका एटीट्यूड और वैल्यूज क्या है, आपकी कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है, दूसरी कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है, इस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गया। वही बात यहाँ पर आती है। मेन चीज यहाँ पे बच्चों तुम क्या दे रखा जाता है, जब भी आपको काम करवाना होता है ना, तो आप ये नहीं देखते हो कि इस कंपनी का एम्प्लॉय है उस कंपनी का एम्प्लॉय। आपने क्या, मुझे ये काम चाहिए तो चाहिए, भले दूसरी कंपनी में रिलैक्सेशन मिल जाता हो लेकिन आपकी कंपनी में नहीं मिलता, तो सामने वाला तो बहरा जाएगा, नहीं बहरा जाएगा, ये बोलेगा अरे भैया मुझको तो मिला ही नहीं काम। क्लियर वाली बात। यही बात इन्होंने यहाँ पे दे रखी है कि कल्चरल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। अगला पॉइंट हमारे पास बच्चों क्या दे रखा, ओवर स्टेटेड सिनर्जीज। वही मैंने बोला वैल्यू 1 और 1 11। अब 2 के 4 कर दो ना, 1 और 1 2 होते हैं, आपने 2 के 4 कर दे तो समझ में, आपने 2 की 11 कर दी, 1 और 1 11 बोल दिया, तो आपने कितना ज्यादा ओवर स्टेट कर दिया वैल्यू को। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको क्या लगा, मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, मेरा खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। आपने सोचा कुछ, हो गया कुछ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। वेरी वेरी गुड। हाँ जी, अगला पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज। देखो, एक हमने कल्चरल इंटीग्रेशन करा था, तौर तरीके काम करने के, वो प्रॉब्लम होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि भैया वहां पे अलग तरीके से काम होता है, यहाँ पे अलग तरीके से काम होता है, काम करने के तरीके ही अलग है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर अलग तरीके से काम होता है, अब दूसरी कंपनी के लोग यहाँ पर आए, उनको लगा कि भैया ये क्या ही हो रहा है यहाँ पर, तो वहां पर इंटीग्रेट करने में उनको क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे कंपनी को प्रॉपर प्लान बनाने पड़ते हैं ये सब करने के लिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे देखा है, कंपनी ऑफन फेस इंटीग्रेशन डिफिकल्टी, दैट इज द कंबाइंड एंटिटी हैज टू अडॉप्ट अ न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस गिवन बाय द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। मतलब ये अब सिचुएशन क्रिएट हो गई, बदल गई, अब दूसरी कंपनी जब दूसरी कंपनी में आएगी तो उनको लगेगा ना कि सब कुछ अलग अलग तरीके से काम होता है, तो वहां पर उनको चैलेंज को फेस करना पड़ जाएगा। इसलिए प्रॉपर प्लान बनाए जाने चाहिए। ये क्लियर हो गया। और अगर इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिली कि कैसे काम होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, तो अपने को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाएगी। क्लियर हो गया। ओके, अगला पॉइंट हमारा आता है पुअर बिजनेस फिट। बड़ा बड़ा मजेदार टॉपिक है। मतलब ये, अब मान के चलिए मेरा काम किस चीज का है, पढ़ाने का है, ठीक है, मैं एजुकेशन लाइन के अंदर आता हूँ और मैं एक ऐसी कंपनी को खरीद लूं जो जूते बेचती है। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरी कंपनी का उसकी कंपनी को खरीदने का कोई तुक बनता है, कोई लॉजिक बनता है? नहीं बनता। तो मतलब ये कि मैंने एक ऐसी कंपनी को खरीद लिया जिसका मेरे प्रोडक्ट के संग नेचुरली कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है। अब पढ़ाने वाले टीचर का जूते कंपनी खरीदने से क्या लॉजिक बनता है कि अपने स्टूडेंट्स को मैं जूते बेचूंगा? हाँ, खुद बताओ क्या लॉजिक बनता है? नहीं। तो बस अगर यही चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी, आपने कोई ऐसा ही बिजनेस खरीदा जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई नेचुरली फिट ही नहीं होता है मेरे प्लान के अंदर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। वही जगह पे देखा है, merger and acquisition fails when product and service of the emerging entities do not naturally fit into acquires organization plan। ठीक है, ये बात समझ में आई। मेरा प्लान है, मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना है और मैं एक ऐसी कंपनी खोलता हूँ जो जूते बनाती है, तो बताओ कुछ लिंक होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी और यहाँ पर कॉम्बिनेशन मर्जर एक्विजिशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। इनएडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस। बच्चों ड्यू डिलिजेंस होता है जांच परखना। ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, जब भी मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं तो अपने को प्रॉपरली जांच परख के काम करना चाहिए कि क्या कोई फाइनेंशियल रिस्क है, क्या कोई बिजनेस रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है, क्या आप लोन जो लिया है आप उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। और बिजनेस रिस्क का मतलब क्या प्रॉफिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें अपने को मिलती हैं। किससे मिलती हैं? जिसको हम खरीद रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हमने गलत तरीके से जांच परखी गई तो अपने को रिस्क ज्यादा हो जाएगा, फेलियर के मर्जर के डूबने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्लियर? हाँ जी। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, हाई लेवरेज। अब इसका मतलब क्या होता है भैया हाई लेवरेज का मतलब, अगर मान के चलिए आपने कंपनी को खरीदा और आपने कंपनी खरीदने के लिए आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आपने क्या किया, मार्केट से क्या कर लिया, उधार ले लिया। अब आपने मार्केट से उधार ले लिया, कंपनी आपने खरीद ली, लेकिन उधार चुकाने के लिए इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? क्या अब आपके पास उतनी सेल हो रही है कि नहीं हो रही है कि आप उसका इंटरेस्ट का पेमेंट या प्रिंसिपल का पेमेंट या जो ईएमआई भरनी है बैंक से या मार्केट को, वो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपने जरूरत से ज्यादा लोन ले लिया है। लेवरेज का मतलब होता है लोन लेना। तो जरूरत से ज्यादा लोन ले लिया है जिसको आपको क्या हो गया, इंटरेस्ट का बर्डन पड़ गया है और आप थोड़ा परेशानी में आ गए हो
और आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपका जो मेन प्रॉफिट का हिस्सा है वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है, तो फिर गलत, फिर आपने खरीदा ही क्यों जब आप ब्याज ही देना था, तो है कि नहीं। यहाँ से पैसा कमा रहे हो, यहाँ ब्याज में चला जा रहा है, तो प्रॉब्लम है कि नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम है। अच्छा, अगला पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, बोर्ड रूम स्प्लिट। अभी बोर्ड रूम का मतलब होता है मीटिंग रूम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दो कंपनियों को चलाने वाले। अब कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए जिसने कंपनी को खरीदा है, और कंपनी बी जो बिकी है, ठीक है ना। अब दोनों ही कंपनी में क्या होंगे, डायरेक्टर्स होंगे। अब मान के चलो ए ने बी को खरीद लिया, तो बी के जो मालिक होंगे, जो बी को जो चलाने वाले लोग होंगे, उनकी नौकरी जा सकती है कि नहीं जा सकती, जा सकती है। या फिर ये कह लो, अब जो इस कंपनी के मालिक थे वो अब उसके अंडर में काम करेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो होगा क्या, इनकी ईगो हर्ट होगी नहीं होगी, इनके हाथ से पावर जाएगी नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ता है कि कौन से बोर्ड रूम में, कौन सी कंपनी के बोर्ड रूम में कितने लोग हैं, और क्या ये आपस में मिलकर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो भी कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, मैनेजर थे, सडनली उनके पास से अथॉरिटी चली गई। सडनली वो क्या बन गए, यहाँ के जो मालिक बने बैठे थे वो यहाँ पर आप एम्प्लॉय के तौर पर काम आ गए। तो ऑब्वियस सी बात है, ईगो तो हर्ट होगी, बिल्कुल होगी। तो दोनों कंपनियों में ईगो हर्ट हो जाती है, और जब ईगो हर्ट होती है तो तरीकों से काम नहीं करा जाता, ईगो क्लैशेस ज्यादा करे जाते हैं। ये बात समझ में आ गई, ओके। अगला पॉइंट हमारे पास क्या दे रहा है, रेगुलेटरी इशू। अब दो कंपनी के मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे जब हिंदुओं में जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो बहुत ज्यादा मंत्र बोले जाते हैं, 1-1.5 घंटा लगता है। पूरा लगता है क्या कर रहे हो भाई, इतना टाइम क्यों लगता है शादी में, लगता है कि नहीं लगता। इतनी सारे रस्में होते हैं, इतने सारे रिवाज होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लगता है 2-3 दिन का तो त्योहार होता है। तो वैसे ही जब दो लोग मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन तो करना पड़ेगा, घर वालों की परमिशन लेनी पड़ती है शादी में। और वैसे ही जब दो कंपनियां मिलती हैं तो भैया गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट की परमिशन से मतलब है कि अपने को बहुत सारे लीगल अप्रूवल्स चाहिए होते, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, क्या हम मर्जर एक्विजिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई। और मान के चलो अगर जो वो जिनसे हम परमिशन ले रहे हैं उनको मजा नहीं आ रहा, उनको अच्छा नहीं लगता कि आप मर्जर मत करो, तो अपने को बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लीगली प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और हो सकता है कि जो मिलने का टाइम जो जल्दी हो सकता था वो टाइम लग जाएगा। वही वाली बात है, अब दो लोगों को शादी करनी है। अब वो पहले अगर घर वाले तुरंत मान जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन घर वाले नहीं मान दे तो क्या होगा, पहले मनाना पड़ेगा। मनाने में 1-6 महीने निकल जाएंगे। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा है कि अगर लीगल अप्रूवल नहीं मिले तो जो मर्जर एंड एक्विजिशन होने वाला था उसमें डिले हो जाएगा। और जब डिले हो जाएगा तो क्या होगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, बिजनेस कम हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। और इतने में कि अगर आपके बाद दूसरा आपके जो पार्टनर है उसको कोई और पसंद आ गया तो रिस्क है। समझ में आई कि नहीं आई, ओके। और बच्चों लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज इश्यूज। अब जरा देखो, जब दो कंपनियां मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑलरेडी से पहले से एम्प्लॉय हैं, और हो सकता है ये जो एम्प्लॉय यहाँ पर आ रहे हैं वो फिट ना हो पाए, ठीक है ना। तो ये कंपनी क्या करेगी, उनको निकालेगी या प्लान करेगी कि हाँ भाई जॉब लॉस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब ये जब कंपनी मर्जर एक्विजिशन होता है तो बहुत लोगों की जॉब जाती है, कंपनी का रिस्ट्रक्चर होता है, वहां पे जो बॉसेस बने थे यहाँ पर वो एम्प्लॉय बनकर आ गए हैं, ठीक है ना। आपको नया कॉर्पोरेट कल्चर मिलना, एडजस्ट करना पड़ता है, आपको नई आइडेंटिटी मिलती है। तो इस वजह से क्या होती है, अनसर्टेनिटी, एंजाइटी होती है एम्प्लॉयज के बीच में। वो ध्यान नहीं दे पाते, उनको डर लगता रहता है कि कब हमारी नौकरी चले जाए, कब हमारे संग क्या हो जाए। ये बात समझ में आ रही है। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे घुमा फिरा के बोली है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचती है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म के बारे में सोचती है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में अगर सोचे कि लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तब अगर वो इस चीज को ध्यान में दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में ध्यान नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, अभी तो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं लेकिन अचानक से छोड़ना चालू कर देंगे, अचानक से छोड़ना चालू कर देंगे तो अपनी अलग कंपनी बनाएंगे, मार्केट में गुडविल का लॉस हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यही बात इन्होंने यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी हुई है कि कंपनी जो है शॉर्ट टर्म की तरफ ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है, कि लीगल क्या होने वाला है, फाइनेंशियल क्या होने वाला है, और जो एचआर रिलेटेड इश्यूज है, मतलब वो लीगल और फाइनेंशियल पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अपने जो हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनसे बात नहीं करते, तो उनका मॉरल डाउन हो जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो इस वजह से प्रोडक्शन भी कम, सेल भी कम, तो मर्जर एक्विजिशन करने का फायदा ही क्या हुआ। ये बात समझ में आ गई, वेरी वेरी गुड।
तो बच्चों ये था हमारा पूरा चैप्टर, सीरियसली पूरा चैप्टर था हमारा ये एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। आई होप ये आपको चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और ये चैप्टर हमने, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 1 आवर 50 मिनट्स अप्रोक्स में पूरा कंप्लीट कर लिया। और ये चैप्टर आपका 10 नंबर का आएगा बोर्ड्स में, तो 2 घंटे लगा के अगर आप 10 नंबर ला पा रहे हो तो फिर क्या ही दिक्कत है। समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अब अगले चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 5 बिजनेस अर्थमेटिक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक बात और बच्चों, यहाँ तक एंड तक आ गए हो तो बता ही दूं, बाकी सब्जेक्ट भी हम पढ़ाते हैं तो वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।